जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है राजवीर यादव और पहले की तरह मैं फिर से एक वीडियो लेके आ गया हूँ आपके सामने। देखिए, अभी तक हम थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स नाम का जो चैप्टर है 12th हिस्ट्री में, उसकी 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहले में अल बिरूनी, सेकंड में इब्न बतूता और थर्ड में हमने फ्रांसवा बर्नियर को पढ़ा है। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में इंडिया को बताता है। दैट्स वाई फ्रांसवा बर्नियर के 2 पार्ट बनते हैं। अब इसमें हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे जो ये वीडियो है। देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि फ्रांसवा बर्नियर लैंड ओनरशिप के बारे में इंडिया को क्रिटिसाइज करता है और ये कहता है कि यहाँ लैंड ओनरशिप प्राइवेट नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पे या तो बहुत पुअर लोग हैं या फिर बहुत ज्यादा रिच लोग हैं, रिच पीपल हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसका अगर कॉन्ट्राडिक्शन देखे तो अबुल फजल ये कहता है कि यहाँ पे लैंड ओनरशिप प्राइवेट वाला मैटर नहीं है, बल्कि बात दूसरी है। वो ये कहता है कि यहाँ पे जो टैक्स की डिमांड की जाती है वो एक तरीके से रेम्यूनरेशन ऑफ सॉवर्निटी है। मतलब जो किंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है यहाँ के पीजेंट्स को, दैट्स वाई वो टैक्स की डिमांड करता है जो क्रॉप पे होता है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर के आइडियाज को आगे कैरी ऑन करता है, कैरी फॉरवर्ड करते हैं बहुत सारे यूरोप के थ्योरिस्ट लोग, जिनमें सबसे फेमस नेम है मोंटेस्क्यू का। मोंटेस्क्यू ये कहता है कि बहुत टाइम पहले जब इंडिया था वहां पे ओरिएंटल डेस्पोटिज्म चलता था। इसका मतलब जो किंग होता था उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी और वो उस पावर को एंजॉय करता था और जानबूझकर फोर्सफुली जो पीजेंट्स की क्लास है उसे पुअर बना के रखता था। अब इसके ही आइडिया को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करता है कार्ल मार्क्स। वो एशियाटिक वे ऑफ प्रोडक्शन वाला, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वाला आइडिया देता है, जो ये कहता है कि जो सरप्लस होता था प्रोडक्शन की फॉर्म में उसको किंग को डिपॉजिट करा दिया जाता था और बाद में जब किंग को जब पता चलता था कि पीजेंट्स को डिमांड है तो फिर वो वापस पीजेंट्स को उसे सप्लाई कर देता था। इससे इगैलिटेरियन एक सोसाइटी बन जाती थी, समाजवादी और समतावादी। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं इनमें कुछ झूठ है कुछ सच है, वो उनके अपने अपने आइडियाज है जो उन्होंने अपने अपने हिसाब से दिए। अब देखिए, फ्रांसवा बर्नियर पीजेंट्स की क्लास के बाद दूसरी क्लास जिसका जिक्र करता है वो है आर्टिसंस। आर्टिसंस के बारे में वो ये कहता है कि यहाँ पे उसके आइडियाज कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। याद रखना, एक तरफ तो वो ये कहता है कि आर्टिसंस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जिस भी चीज की करते हैं, कोई भी यूनिट हो, उसमें कुछ भी इंप्रूव नहीं करते। और इंप्रूव इसलिए नहीं करते क्योंकि किंग से या रॉयल फैमिली से उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता, मतलब प्रोत्साहन नहीं मिलता। और ऐसा कहता है ये कि मैन्युफैक्चरिंग जो करने वाले आर्टिसंस हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड डिक्लाइन में जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहता है, दूसरी तरफ एक बात और कहता है कि इंडिया के अंदर आर्टिसंस वाली चीजों का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, आर्टिस्टिक चीजों का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, आर्टिस्टिक थिंग्स का। दैट्स वाई इंडिया के अंदर गोल्ड और सिल्वर का फ्लो होता है। दुनिया भर से जो गोल्ड और सिल्वर की जो मेटल करेंसी है सारी की सारी इंडिया में आती है और यहाँ से सब एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उसका जो डेस्परेशन है इंडिया के किंग्स को, मुगल किंग्स को टेरेनिकल दिखाने का, मतलब अत्याचारी दिखाने का, वो सारा का सारा हमें उसकी बुक में शो होता है। इनकी क्लास के बाद वो आगे बढ़ता है और ये कहता है कि इंडिया के अंदर कैंप टाउन एग्जिस्ट करते हैं। कैंप टाउन का मतलब शिविर नगर। अब ये बात कहने का ये मतलब है कि इंडिया में ऐसे अर्बन एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनकी इकोनॉमी और ट्रेड के बेस पे बनी हो। दूसरा, वो ये कहना चाहता है कि यहाँ जो कैंप टाउन्स बने हैं, शिविर नगर जो बने हैं, वो सारे के सारे इंपीरियल कोर्ट के अराउंड बने हैं। मतलब राज दरबार जहां भी लगता है वहीं शहर खड़ा हो जाता है। वो सबका सब उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम सच्चाई जानते हैं तो सच्चाई ये थी कि उस टाइम पे बहुत सारे सेक्रेट टाउन्स थे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे, बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर थे जहां पे लोग तीर्थ करने जाते थे। तो उसकी बातें कहीं ना कहीं झूठी साबित होती हैं। इसके अलावा वो ये भी जिक्र करता है कि हाँ, ये बात सही है कि सिटीज हैं उसके अंदर जो क्लास है, जो लोग जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा है जो ट्रेड करते हैं, उन लोगों ने ग्रुप फॉर्म कर रखा है और उस पूरे ग्रुप को कहा जाता है महाजन। और उनके जो लीडर होते हैं उनको कहा जाता है सेठ। ऐसा ही वो अहमदाबाद का जिक्र करता है कि अहमदाबाद में ये जो ग्रुप है इसका जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है जो आदमी करता है इस पूरे महाजन ग्रुप का, उसको नगर सेठ कहते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि फ्रांसवा बर्नियर सबसे पहले पीजेंट्स के बारे में बताता है, उसके बाद में आर्टिसंस के बारे में बताता है, उसके बाद में अर्बन एरिया के बारे में बताता है और उसके बाद में जो मर्चेंट और ट्रेडर्स क्लास है उसके बारे में बताता है।
तो देखिए पिजन्स का हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वो क्लास जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और जो आर्टिसंस कही जाते हैं, शिल्पकार। फ्रांसवा बर्नियर्स आइडियाज अबाउट आर्टिसंस। फ्रांसवा बर्नियर ये कहता है कि इंडिया के जो आर्टिसंस हैं उनको किंग कोई भी इंसेंटिव्स नहीं देता। इंसेंटिव्स का मतलब आप कह सकते हो प्रोत्साहन भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो एनकरेज नहीं करता उनको ज्यादा के लिए ज्यादा और अच्छा इन्वेस्ट करें मैन्युफैक्चरिंग में। दैट्स वाई ये कहता है कि इंसेंटिव्स किंग नहीं देता, इसके अलावा अगर एक्सेसिव वो सेल कर भी देते हैं किसी चीज को तो उस पर बहुत ज्यादा क्या कर दिया जाता है, टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। दैट्स वाई यहाँ के जो आर्टिसंस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करते, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसकी वजह से जो आर्टिसंस की लाइफ है और आर्टिसंस की जो क्लास है वो सारी की सारी डिक्लाइनिंग मोड पे है। अब यहाँ ये सीधा सीधा क्रिटिसाइज करता है एक तरीके से। इसका जो डेस्परेशन है मुगल्स को ऐसा दिखाने का कि ये तो टेरेनिकल है, मतलब अत्याचारी है, वो साफ साफ दिखाई देता है। जबकि हम थोड़ा सा गौर करें तो उसके बाद जब ये आगे बढ़ता है तो ये कहता है कि इंडिया के आर्टिसंस जो भी थिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी वस्तु बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये सारी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट करते हैं। और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो सिल्वर और गोल्ड करेंसी का फ्लो है वो इंडिया में आता है। अब यहाँ साफ साफ दिखाई देता है। सिंगल साइड ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो ये कहता है कि जो आर्टिसंस वाली क्लास है, शिल्पकारों की क्लास है, उनको किंग कोई इंसेंटिव नहीं देता। दैट्स वाई वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दूसरा ये कहता है जो वो प्रोडक्शन करते हैं उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया जाता है। तो टैक्स इंपोज करने की वजह से वो सारी की सारी क्लास है वो डिक्लाइनिंग मोड पे है, मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो है। वहीं दूसरी तरफ ये कहता है कि इंडिया में जो थिंग्स मैन्युफैक्चर होती हैं उनका फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जाता है, बाकी जो अदर कंट्रीज उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। दैट्स वाई इंडिया के अंदर सिल्वर और गोल्ड का फ्लो आता है, बहुत ज्यादा करेंसी इंडिया के अंदर आती है। अब ये बातें तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता भी चलती हैं कि मुगल एम्पायर में सिल्वर का फ्लो बहुत ज्यादा था। ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ से जो चीजें एक्सपोर्ट होती थी ऑल ओवर वर्ल्ड को, तो बाकी दुनिया ऐसा तो है नहीं, डॉलर था तो उसमें पेमेंट कर देगी, तो उस करेंसी में पेमेंट करते थे जो यूनिवर्सल है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये जो मेटल करेंसी है ये तब से चली आ रही है और आज तक भी इनकी इंपोर्टेंस कम नहीं हुई है। दैट्स वाई गोल्ड और जो सिल्वर है उसको हमेशा लोग बड़े ही केयरफुली प्रिजर्व करते हैं। ये आर्टिसंस का जहां तक मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ऑन द वन साइड ये कह रहा है कि इंसेंटिव्स नहीं मिलते, वो जो भी प्रोडक्शन करता है उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। दूसरी बात, प्रोडक्शन पे टैक्स इंपोज करता है किंग, और टैक्स इंपोज करने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में कोई खास इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, और इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो कोई न्यू इन्वेंशन भी नहीं होता है। दैट्स वाई जो पीजन आर्टिसन की क्लास वो डिक्लाइनिंग पे है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है। और दूसरी तरफ ये कहता है कि आर्टिसंस बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, बहुत गुड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दैट्स वाई ऑल ओवर वर्ल्ड इनको एक्सपोर्ट किया जाता है इनकी थिंग्स को, और उसके बाद इंडिया के अंदर सिल्वर और गोल्ड का फ्लो आता है। ये बता दी दूसरी बात। यहां बताने के बाद वो अब बढ़ता है इंडिया के अर्बन टाउन्स की तरफ, मतलब शहरों की तरफ। याद रखिए वो बार बार इंडिया की थिंग्स का कंपैरिजन कर रहा है यूरोप के उन टाउन से जो कंटेम्पररी टाइम पे वहां डेवलप हो रखे थे। यूरोप के उस टाइम पे जितने भी टाउन थे उनमें कोई खास पॉपुलेशन रहा नहीं करती थी। इंडिया में उस टाइम पे 15% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती थी, मतलब शहरों में रहती थी। इसके बावजूद वो ये कहता है कि इंडिया के अंदर कैंप टाउन्स हैं। कैंप टाउन्स का मतलब होता है शिविर नगर, मतलब ऐसे अर्बन एरिया, ऐसे सिटीज डेवलप नहीं हुए हैं जो बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में बसे हुए हों। दूसरी बात, कैंप टाउन्स का मतलब होता है ऐसे शहर जो छोटे छोटे हैं और जो स्टेबल नहीं है, जो कभी भी यहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर यहां से तीसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ये इनका जिक्र करता है।
जैसे देखिए, ये कहता है कि इंडिया के अंदर कैंप टाउन्स हैं और ये सारे के सारे जो इंपीरियल कैंप है, मतलब जो राज दरबार या शाही कह सकते हो आप, शाही जो शिविर है उसके अराउंड बसे हुए हैं। मतलब अगर किंग किसी शहर के अंदर रहता है या फिर अपने एरिया में रहता है तो उसके आसपास चारों तरफ ही शहर बस गया है। अगर किंग वहां से मूव करता है तो ये सारे के सारे जितने भी ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, आर्टिसन, सारे के सारे लोग किंग के साथ ही मूव कर जाते हैं। जहां किंग रहता है उसके आसपास ही एक नया सिटी डेवलप कर लेते हैं। और किंग अगर उस जगह से मूव आउट होता है तो ये सारे के सारे उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन ये बात थोड़ी सी गलत है। गलत ऐसे है कि उस टाइम पे इंडिया में ऐसा नहीं है कि कैंप टाउन्स हुआ करते थे, शिविर नगर थे, बहुत स्टेबल सिटीज थी और बहुत अच्छे से डेवलप्ड थी। कुछ तो आज भी उसी फ्रेम में मौजूद है। जैसे कुछ ऐसे सेंटर थे जो पिलग्रिमेज सेंटर थे, जहाँ पे लोग तीर्थ करने जाया करते थे। कुछ ऐसे सिटी थे जो पूरा डेडिकेटेड थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड्स की। कुछ ऐसे सिटीज थे जो सेक्रेड सिटी थे, मतलब पवित्र जगह, जहाँ पे हिंदू जो कल्चर है वहाँ के लोग पिलग्रिमेज के लिए इसके अलावा वहां पे जाया करते थे। तो यहाँ जो बातें हैं फ्रांसुआ बर्नियर की वो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो कहता है कि कैंप टाउन्स एग्जिस्ट करते हैं और कैंप टाउन्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, आर्टिसंस है सारे के सारे, वो सारे के सारे डिपेंडेंट हैं इंपीरियल कैंप पे, राज दरबार पे, शाही शिविर पे। जहां रॉयल फैमिली रहती है उसके आसपास ही सिटी डेवलप होता है, इसके अलावा कहीं और सिटी है ही नहीं। उसकी ये बात गलत है। उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारे सिटी थे जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे, जिसमें से पिलग्रिमेज वाले, सेक्रेड सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, ट्रेड सेंटर्स बहुत सारे एग्जिस्ट करते थे। तो ये बात हो गई टाउन्स के बारे में फ्रांसुआ बर्नियर की। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। अब टाउन्स के बाद वो इंडिया के अंदर एक क्लास का जिक्र करता है जो है मर्चेंट क्लास। मर्चेंट क्लास याद रखिए पहले भी बहुत ज्यादा प्रोस्परस थी, करंट टाइम पे भी है और इन फ्यूचर भी रहेगी। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो लोग पीजेंट्स होते हैं वो तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं अपने हार्ड वर्क के दम पे। जो मर्चेंट्स की क्लास होती है वही उससे प्रॉफिट जनरेट करती है। इवन आप आज भी देख सकते हो पीजेंट्स बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनसे जो प्रॉफिट जनरेट करने वाला काम है वो लोग करते हैं जो मार्केट्स में बैठा करते हैं, मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। चाहे बाद में वापस उन्हें वही ट्रेड, वही गुड्स वापस उन्हीं पीजेंट्स को सप्लाई क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो लोग प्रॉफिट गेन करने का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या कहता है। ये कहता है कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो सेम ही फैमिली से होते हैं, सेम किन ग्रुप से होते हैं, मतलब एक ही वंश के लोग होते हैं ऐसे कह सकते हैं। और ये ऐसे होते हैं जिनका ऑक्यूपेशन भी सेम होता है, काम भी सेम ही होता है। मतलब एक ही फैमिली के लोग, एक ही किन के लोग, मतलब एक ही वंश के लोग जो जिनका ऑक्यूपेशन भी सेम होता है, इस सारे के सारे ग्रुप को वो नाम देता है महाजन। और महाजन आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इवन आप इंडिया की जो रिचेस्ट सोसाइटी है, जिनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है, उसका जिक्र करें तो महाजन कम्युनिटी का नाम सबसे पहले आता है। और ऐसा ही डिस्क्रिप्शन लिखता है फ्रांसुआ बर्नियर कि महाजन कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जो टोटली बिलीव करती है ट्रेड में, और इनके जो लोग हैं वो मोस्टली मर्चेंट है, ट्रेड करते हैं और मोस्टली मर्चेंट है। वो ये बात कहता है। इसके अलावा वो ये बात और कहता है कि इनमें जो थोड़ा सा वेल्थी होता है, जो इन सारी महाजन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि स्पेसिफिक एरिया में, उसको सेठ कहा जाता है। अब ये बातें तो नॉर्थ इंडिया में सभी लोग जानते हैं सेठ किसको कहते हैं। सेठ मतलब जिसके पास वेल्थ होती है। आगे देखिए, ये एग्जाम्पल भी देता है कि उस टाइम के अहमदाबाद में, एट दैट टाइम इन अहमदाबाद देयर वाज ए नगर सेठ। वहां पे एक नगर सेठ था, इसका मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और जो पूरी की पूरी महाजन कम्युनिटी को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता था अकेला। इसका मतलब उनकी इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है वो सारी की सारी ट्रेड पे थी, और उनका आप कह सकते हैं कि उनके पास पावर एग्जिस्ट करती थी। और पावर कैसे करती है? पावर हमेशा एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी के अराउंड। जिसके पास वेल्थ ज्यादा होती है ऑलवेज पावर उसी के पास ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए
ये 3 के बारे में बता, पीजेंट्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका है। उसके बाद में आर्टिसंस का बताता है, उसके बाद में ये महाजन या फिर कैंप टाउन्स का बताता है, और उसके बाद में इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं महाजन कम्युनिटी, उसके बारे में बताता है। ऐसे 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। अब आगे, इसके आगे आज इस चैप्टर को पूरा करना है, तो जो विमेन की कंडीशन है, इसके अलावा जो स्लेवरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उन सारों की हम लोग बात करेंगे। देखिए, फ्रांसवा बर्नियर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो विमेन की कंडीशन है उसमें फ्रांसवा बर्नियर ने जो कहा, इसके अलावा इब्न बतूता ने जो कहा, स्लेवरी के बारे में जो कहा, वो सारी बातें हम लोग करेंगे और फिर इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। स्लेवरी एंड women's condition in India. फ्रांसवा बर्नियर came in India in 14th century. फ्रांसवा बर्नियर 14th century में आता है, और फ्रांसवा बर्नियर came in India in 17th century और इब्न बतूता came in India in 14th century. 14th century में जब इब्न बतूता इंडिया आता है, तो जहाज, अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए, इब्न बतूता जिस एरिया से आया था वहां पे स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे ये जो स्लेवरी वाला सिस्टम यहाँ पे चलता आ रहा था इंडिया में, हालांकि करंट टाइम के लिए तो बड़ा एबनॉर्मल सिचुएशन है स्लेवरी वाली बात, लेकिन यहाँ पे जो स्लेवरी वाला सिस्टम चलता था उसको उसने इनइक्वलिटी में गिना नहीं। वरना अगर कोई सोच के देखे तो स्लेवरी तो वैसे वैसे ही सोशल इनइक्वलिटी है, लेकिन उसने इसको बिल्कुल नेचुरल मान लिया कि हमारे यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। इस पे कोई उसने आर्ग्यूमेंट किया नहीं, लेकिन फिर भी उसने स्लेवरी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। यहाँ तक कि जब वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने आता है, तो उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक को प्रेजेंट करने के लिए गिफ्ट के तौर पे वो कुछ स्लेव खरीदता है मार्केट से, और स्लेव को ऐसे ही खरीदा जाता था दासों को, जैसे कोई कमोडिटी खरीद रहे हो, जैसे चावल और गेहूं, कुछ भी ऐसे स्लेव्स की भी ऑक्शन होता था, वहां पे बिड लगती थी, नीलामी होती थी और लोग उनको खरीद लेते थे। इवन वो ये भी जिक्र करता है कि जब वो सिंध के गवर्नर से मिलेगा, मुल्तान के गवर्नर से जब वो मिलेगा, तो वहां पे भी वो उसको कुछ हॉर्स और उसके बाद कुछ स्लेव देगा गिफ्ट के तौर पे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देता है कि नसीरुद्दीन नाम का कोई पोइट था जिसकी बातें मोहम्मद बिन तुगलक को पसंद आ गई थी, तो उसको 1 लाख तो टंका, जो उस टाइम की करेंसी थी, और 200 स्लेव वो गिफ्ट करता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका मतलब इंडिया में स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी और इसका कमर्शियल यूज किया जाता था, और जो मैन विमेन सब है इनको खरीदा जाता था, इनके ऑक्शन होती थी, इनका परचेज सेल करना, ये सारी बातें इब्न बतूता के लिए नॉर्मल बातें थी। दैट्स व्हाई वो जिक्र करता है। देखिए, स्लेवरी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, ये जिक्र करता है इब्न बतूता। इब्न बतूता came in India in 14th century. He was from Morocco and he wrote a book named Rihla. इब्न बतूता कहता है he purchased slaves. उसने दास खरीदे, किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको गिफ्ट देने के लिए उसने दास खरीदे, स्लेव खरीदे। पहली बात तो ये कहता है। आगे वही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी कहता है कि स्लेवरी बहुत कॉमन चीज थी, बहुत दुनिया में स्लेव खरीदे जाते थे, तो यहाँ की जो फिनोमिना है उसको वो नेचुरल मानता है कि यहाँ भी स्लेवरी है। आगे ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक बार 200 स्लेव्स एज ए गिफ्ट दिए थे नसीरुद्दीन नाम के पोइट को, उसकी बात उसको बहुत पसंद आ गई थी, दैट्स व्हाई इसने गिफ्ट किए थे। इट मींस उस टाइम पे स्लेवरी एग्जिस्ट किया करती थी। अब कंडीशन की बात आती है विमेन की। ये विमेन की कंडीशन के बारे में कहता है कि विमेन को भी स्लेवरी के अंदर सेल और परचेज किया जाता है। विमेन को मोस्टली परचेज किया जाता है डोमेस्टिक लेबर के लिए, जो घर के कामकाज होते हैं ना, उसके लिए विमेन को परचेज किया जाता है। यहाँ पे परचेज करने के बाद, इसके अलावा ये मोहम्मद बिन तुगलक का जिक्र करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पास बहुत सारी स्लेव थी, वो विमेन थी जो कुछ तो एक्सपर्ट्स थी म्यूजिक एंड डांस में, और कुछ ऐसी स्लेव्स थी जिसका मोहम्मद बिन तुगलक यूज करता था टू कीप ऑन वॉच
कीप एन आई भी कह सकते हैं ऑन देयर नोबल्स। मोहम्मद बिन तुगलक के जो जमींदार हैं, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले लोग हैं, जो सामंत लोग हैं, उन सबके ऊपर जासूसी करवाने के लिए भी मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारी विमेन स्लेव्स का यूज करता था। वहां पे वो एज ए स्पाई काम करती थी और सारी की सारी इंफॉर्मेशन मोहम्मद बिन तुगलक को ट्रांसफर करती थी। यहाँ पे इनका जिक्र करने के बाद ये सारी बातें कौन कहता है? इब्न बतूता। अब देखिए, इब्न बतूता स्लेवरी के बारे में बताता है, इसके अलावा विमेन की कंडीशन के बारे में बताता है कि विमेन को डोमेस्टिक लेबर के लिए भी लोग परचेज किया करते थे एज ए स्लेव। इसके अलावा जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके खुद के पास बहुत सारी स्लेव्स थी, विमेन जो एक्सपर्ट थी म्यूजिक एंड डांस में। इसके अलावा वो अपने नोबल्स के ऊपर स्पाई करवाने के लिए या जासूसी रखने के लिए, कीप ऑन वॉच रखने के लिए बहुत सारी वुमेन स्लेव को अपॉइंट करता था। तो उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, अगर उसे ऐसा डेंजर लगता, थ्रेटन होता हो कि उसके कोई खतरा हो सकता उसके थ्रोन पे, तो इनके थ्रू इंफॉर्मेशन आती थी। अब इंफॉर्मेशन और कैसे आती होगी और कैसे आती थी, जैसा कि आपने पहले देखा होगा, इब्न बतूता जब जिक्र करता है तो इंडियन पोस्टल सिस्टम का जिक्र करता है और ये कहता है कि दावा नाम का जो सिस्टम है, बाई फुट जो है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी डिलीवर हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक को। तो वो क्विक एक्शन लेने में क्विक एक्शन वो ले सकता है। ये सारी बातें इब्न बतूता कह के जाता है। अब देखिए आगे फ्रांसवा बर्नियर विमेन की कंडीशन के बारे में क्या कहता है। इब्न बतूता को हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रांसवा बर्नियर का अगर हम लोग बातों का यूज करें तो वो इंडिया को इंफीरियर शो करेगा ही करेगा। इंफीरियर शो करेगा, ये बात भी है, और दूसरी बात ये भी है कि उस टाइम पे इंडिया में विमेन की कंडीशन कुछ जगह पे कुछ खास अच्छी थी भी नहीं। वो करेगा, जो जिक्र करेगा वो करेगा फ्रांसवा बर्नियर सती कस्टम का। अब भैया सती कस्टम को तुम कैसे भी जायज नहीं ठहरा सकते, चाहे आप कितना ही आर्ग्यूमेंट कर लें, कितनी ही ओल्ड बुक्स ले आए, कितने रिलीजियस टेक्स्ट यूज कर लें, विमेन के ऊपर अगर कोई एट्रोसिटीज होती है तो आप उसको कैसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो फ्रांसवा बर्नियर यहाँ सती कस्टम का जिक्र करता है और ये कहता है, और क्यों करता है सती कस्टम का? ऐसा तो है नहीं सारी विमेन ही सती बनती थी, इसके अलावा विमेन की कंडीशन बहुत ही खराब थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो मर्चेंट की क्लास थी, मर्चेंट वाली जो क्लास थी, उसमें विमेन ट्रेड में पार्टिसिपेट करती थी। इवन कई लॉ के मामलों में वो तो कोर्ट तक गई थी, रॉयल कोर्ट तक। इसका मतलब उनको अथॉरिटी थी। मर्चेंट जो मर्चेंट फैमिली है, जो महाजन फैमिली है, वो सारी की सारी ट्रेड में उनको बिठाया जाता था, बाहर समझाया जाता था कि आप कैसे ट्रेड करना है, वो इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चरल सोसाइटी में देखें तो वहां भी विमेन डोमेस्टिक वर्क पूरा का पूरा करती थी। लेकिन यहाँ पे फ्रांसवा बर्नियर अगर किसी कस्टम को चूज करता है तो वो चूज करता है सती कस्टम को, और ये तो हमें पता ही है उसने सती कस्टम को चूज क्यों किया, क्योंकि एट दैट टाइम फ्रांस के अंदर ऐसा कोई कस्टम था नहीं विमेन के साथ इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज का। फ्रांस की जो विमेन है उनकी कंडीशन को वो बेटर बताता है, और इंडिया की विमेन की कंडीशन जिसमें सती कस्टम है उसका वो जिक्र करता है। वो कहता है कि इंडिया में अगर कोई विडो बन जाती है तो उसको या तो फोर्सफुली, मोस्टली तो चेयरफुल में, मोस्टली जो है वो तो फोर्सफुली सती बनाई जाती है। कुछ ऐसी विमेन है जो चेयरफुल वे में, मतलब खुशी खुशी डेथ को गले लगा लेती है। और सती कस्टम है क्या? जब कोई विडो वुमेन हो जाती है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो हस्बैंड के साथ ही उसकी विमेन को भी जिंदा जला उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता है। दैट वाज सती कस्टम। हमारे देश के ऊपर ऐसे मान लीजिए कि धब्बाई है हमारे इतिहास के ऊपर। आज तक भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सोसाइटी में ऐसी बातें होती हैं जिनमें विमेन के ऊपर एट्रोसिटीज की बातें की जाती हैं, लेकिन ये जो है ये एक्सट्रीम है। इसी वजह से फ्रांसवा बर्नियर इसको चूज करता है। इससे इंडियन सोसाइटी इंफीरियर शो होती है और फ्रेंच सोसाइटी, वहां की सोसाइटी सुपीरियर शो होती है। ये कहता है कि एक बहुत छोटी बच्ची है जिसका जिक्र भी करता है, जो कोई 12-13 साल की रही होगी, और उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज थी। तो जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, मोस्टली इसमें ये ब्राह्मणास का जिक्र करता है, वो सारे आते हैं और फोर्सफुली, उसकी कुछ फैमिली में विमेन भी साथ होती हैं और उसको फोर्सफुली सती बना दिया जाता है। बाद में इस सती कस्टम को अबोलिश करने का काम करेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में।
और 1829 में जब इसको बैन करेगा तब जाके इसमें पूरा तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा कंट्रोल आएगा, क्योंकि ये उस टाइम इलीगल हो गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंडिया में ये कस्टम एग्जिस्ट करता था, और आज से लगभग 40 साल पहले भी हम लोग बात करें तो ऐसा कस्टम, ऐसा 33 ईयर्स पहले भी इंडिया में ऐसा एक इंसिडेंट हो चुका है राजस्थान में। दैट्स वाई सती कस्टम एक, अगर हिस्ट्री देखें इंडियन वीमेन के बारे में, तो हमारी सोसाइटी के ऊपर एक धब्बासा ही है। तो सती कस्टम को चूज करता है फ्रांसवा बर्नियर कि इंडिया के अंदर विमेन के ऊपर एट्रोसिटीज की जाती, अत्याचार किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, ऐसा नहीं है कि विमेन की सती वाले कस्टम ही है, विमेन की कंडीशन बहुत ही बुरी है, नहीं ऐसा नहीं है। महाजन जो फैमिलीज है उनके अंदर विमेन पार्टिसिपेट करती हैं सारी की सारी जो वर्क होते हैं उसमें। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्क के लिए भी विमेन सारा इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल जो वर्क है जिसमें लेबर की जरूरत होती है, वहां भी विमेन की आप कह सकते हैं बिल्कुल कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट है, या आप कह सकते हैं कि पैरेलल इन्वॉल्वमेंट है। जो मेन काम करते हैं उतनी विमेन करते हैं। तो ये सारा का सारा चैप्टर है जिसमें फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता और अल बिरूनी ये इंडिया का जिक्र करके जाते हैं और इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें बता के जाते हैं। हमारी जो हिस्ट्री है वो इन्हीं की नजरों से देखी जाती है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये कुछ ज्यादा एग्जीग्रेट करके बता देते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये जेन्युइन बताते हैं, और उनकी ऑथेंटिसिटी का पता ऐसे चलता है कि इनको क्रॉस चेक किया जाता है। हिस्ट्री में जो भी चीज होती है उनके एविडेंस को क्रॉस चेक किया जाता है। इंडिया में जिन राइटर्स ने जो लिखा, फॉरेन से आने वाले राइटर्स ने जो लिखा, इन सारी बातों को क्रॉस चेक करके ही इंडियन हिस्टोरियन इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये इन लोगों ने ये बातें क्यों क्यों कही होंगी। जब भी आप ऐसे हिस्टोरियन को पढ़े तो आपको भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है कि उसका परसेप्शन क्या है, वो किस कल्चर से आया है, वहां पे क्या क्या होता होगा, और यहाँ उसने देखा तो सरप्राइज क्यों हो गया। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग जो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन वाला है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।